नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की एक लंबी छलांग के बारे में। भारत की रक्षा एजेंसी डीआरडीओ के निर्देशन में भारत के एक स्टार्टअप जो कि हैदराबाद में स्थित है, डी प्रोपल्स के माध्यम से आरडी इंजन का डेवलपमेंट किया गया है। आरडी इंजन यानी रोटेटिंग डिटोनेशन इंजन। ये ऐसे इंजन होते हैं जिनका 1960 से पूरी दुनिया में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक अगर ऑपरेशनल वे में या कॉमर्शियल वे में कोई किसी देश की बात की जाए तो कोई भी देश इसको तैयार नहीं कर पाया है। तो इस क्षेत्र में भारत की ये पहली कह सकते हैं कामयाबी है। आरडी इंजन का हैदराबाद के जो स्टार्टअप है उन्होंने ये कहा है कि हमने इसका जो टेक्निकल डेमोन्स्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसका मतलब ये है कि ये इंजन अब भारत में इसकी जो नींव है वो रखी जा चुकी है और आने वाले समय में हम इसके जो परीक्षण करेंगे और उसके बाद इसको ऑपरेशनल वे में जब लेकर आएंगे तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की एक तस्वीर को बदलने की क्षमता रखता है। कैसे रखता है, इस पर हम पूरी तकनीकी विश्लेषण के साथ में आपको बताएंगे कि वास्तव में इस इंजन के बनाने के मायने क्या हैं, कौन से ऐसे देश हैं जो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और अभी तक उसे बना पाए हैं या नहीं बना पाए हैं। सारी जानकारी जो है यहाँ पर हम विश्लेषण के साथ में रखेंगे। दूसरी बात यह है कि देखिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर हम पिछले सालों का जो ब्यौरा देखें तो उसमें आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर को जैसे शामिल किया गया है, भारत में जो स्टार्टअप शुरू किए गए हैं तब से अब तक कामयाबी जो है वो लगातार कामयाबी की जो दर है, सफलता की दर है वो बढ़ती जा रही है। तो भारतीय वैज्ञानिकों के लिए बधाई के साथ में आज का विश्लेषण मैं शुरू करता हूं। देखिए, यहां पर खबर क्या है, रोटेटिंग डिटोनेशन इंजन, द साइंस एंड द प्रोमिसेज। ये द हिंदू की खबर है, 3 दिन पहले की खबर है जिसमें इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखिए आप, सेम खबर जो है दूसरी जगह भी यही द हिंदू का हवाला देते हुए इस इंजन के बारे में छापा गया और ये लगभग जुलाई के आसपास चर्चा में आया था जब इस इंजन के बनाने के बारे में खबरें मार्केट में आई थी कि ये ऐसा कुछ बन रहा है, लेकिन अब इसका टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो चुका है। टेक्नोलॉजिकल जो डेमोन्स्ट्रेशन किया गया वो डी प्रोपल्स के द्वारा किया गया, हैदराबाद में किया गया। हैदराबाद में एक लेबोरेटरी है जो कि डीआरडीओ की है, वहां पर इसका परीक्षण किया गया। देखिए, 1960 से इस इंजन के निर्माण से संबंधित जो थ्योरीज हैं, जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल हैं, वो वैज्ञानिकों ने जान लिए थे। यानी इसके बारे में ज्ञान अर्जित पहले ही हो चुका था। लेकिन सबसे जो इसमें कठिनाई वाली जो बात आ रही थी कि इसको अभी तक बना क्यों नहीं पाए, तो इस इंजन का ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे होंगे इसे कहते हैं इसका कंबस्टन चैम्बर। सामान्यतः जो परंपरागत इंजन होते हैं उनके कंबस्टन चैम्बर इस तरीके से होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं एक वलयाकार रिंग जो होती है, इस तरीके का एक कंबस्टन चैम्बर होता है। इस कंबस्टन चैम्बर को किस धातुओं से, किस सामग्री से बनाया जाएगा, इसकी कंप्यूटिंग सिस्टम को कैसे कंट्रोल किया जाएगा और इसका जो डायग्नोस्टिक जो है वो कैसे किया जाएगा, इन सब के अभाव में ये इंजन अभी तक कोई नहीं बना पाया। इसके परीक्षण जरूर अमेरिका की कुछ स्टार्टअप्स ने किए हैं जिन पर हम बात करेंगे। अब 2026 में इस पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है और मेनली जो यूएसए है और यूएसए की जो फंडिंग वाली जो कह सकते हैं स्टार्टअप्स हैं, उनके द्वारा बहुत ज्यादा इसमें फंडिंग की गई है, इस पर कार्य किया गया है। लेकिन भारत की जो स्टार्टअप्स हैं उसने इसमें सफलता हासिल करके एक तरीके से इतिहास रचा है। तो इसमें योगदान जो है वो किस किस का है, एक तो डी प्रोपल्स जो कि हमारा डीप टेक स्टार्टअप है और एक किसका है, डीआरडीओ। दोनों का तालमेल यानी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का जो तालमेल है भारत में इस समय जो बन रहा है इकोसिस्टम, वो अपने आप में काबिल तारीफ है और इसीलिए परीक्षण सामने आया है। अब इसको समझते हैं कि वास्तव में होता क्या है, रोटेटिंग डिटोनेशन इंजन जो है वो होते क्या हैं, समझिए। देखिए, ये एक तरीके से आप इसमें अगर हम मेन जो पॉइंट है उसको पकड़ें तो ये एडवांस प्रोपल्सन सिस्टम पर आधारित है। यानी इसमें जो ईंधन प्रणाली है, जो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर इसमें भेजे जाते हैं वो बहुत एक एडवांस तकनीक के माध्यम से भेजे जाते हैं और उसी के माध्यम से ये जो परंपरागत जो इंजन होते हैं उनसे बहुत ज्यादा थ्रस्ट देता है। इसको समझने के लिए आप दो टर्मिनोलॉजी को समझिए। इंजन जो है उनमें एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको कहते हैं डिफ्रेगलेशन, डिफ्लैग्रेशन सॉरी, डिफ्लैग्रेशन, और एक होता है डिटोनेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं। जो डिफ्लैग्रेशन की बात कर रहे हैं ये जो हमारे परंपरागत इंजन होते हैं उनकी तकनीक है और यहाँ पर डेटोनेशन की जो बात कर रहे हैं वो आरडी की तकनीक है।
होता क्या है इसमें समझना, जो इनका कंबस्टन चेंबर होता है, कंबस्टन चेंबर का मतलब हो गया दहन कक्ष। दहन कक्ष यानी जिसमें आप फ्यूल को भेजेंगे प्लस आप इसमें ऑक्सीडाइजर को भेजेंगे, ये दोनों टकराएंगे आपस में, तो टकराने से यहाँ पर जो है गैसेज बनती हैं, और ये गैसेज जो है न्यूटन की गति के नियम से जब बाहर निकलती हैं, तो जो तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उससे गैसें बहुत तीव्र गति से बाहर निकलेंगी, तो विपरीत दिशा में इंजन को क्या मिलेगा, थ्रस्ट मिलता है यहाँ पर। और ये इंजन जो है जिस डिवाइस के अंदर, जिस भी सिस्टम के अंदर लगा है, लड़ाकू विमान, मिसाइल, उसको क्या मिलती है, शक्ति मिलती है। ये सामान्य सा एक प्रिंसिपल होता है कंबस्टन चेंबर का। अब यहाँ पर देखिए कंबस्टन चेंबर में और इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जो डिफ्लेग्रेशन वाला जो पार्ट होता है, जो परंपरागत इंजनों में, इनमें ईंधन सामान्य रूप से और स्थिर गति से जलता है। जैसे मोमबत्ती जल रही है एक स्थिर गति से, वैसे ही यहाँ पर ये क्या होता है, ऐसे जलता है। लेकिन यहाँ पर जो दहन कक्ष है, यहाँ दहन कक्ष के अंदर क्या होता है, जो कंबस्टन चेंबर है उसमें क्या विस्फोट होते रहते हैं, सुपरसोनिक होते हैं, वो भी सुपरसोनिक स्पीड से एक्सप्लोजन होते हैं, और उसकी वजह से जो यहाँ जो दहन हो रहा है, कंबस्टन हो रहा है, वो बहुत तीव्र गति से एक्सेलरेट होता रहता है। एक्सेलरेट होता रहता है तो यहाँ जो थ्रस्ट है वो तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा होगा। परंपरागत इंजन जो होते हैं वो सबसोनिक स्पीड के साथ में जल सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग थ्रस्ट देंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वो सुपरसोनिक स्पीड से, ये ध्वनि की गति से 5 गुना से ज्यादा तीव्र गति से क्या होता है, दहन करता है। तो यहाँ सामान्य थ्रस्ट पैदा होता है, और यहाँ उतने ही ईंधन में बहुत ज्यादा थ्रस्ट पैदा होता है। यानी इनकी तुलना में जितने भी गैस टरबाइन इंजन है आपके, हम अभी तक जो चर्चा करते आए हैं, उन सब की तुलना में अगर ईंधन बराबर मात्रा में लिया जाए और वही ईंधन गैस टरबाइन इंजन में डाला जाए, आरडी इंजन में डाला जाए, तो यहाँ पर थ्रस्ट जो है बहुत ज्यादा मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण बात कि जो अगर हम इन परंपरागत इंजनों की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है, फैंस होते हैं, बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ इनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत आसान होता है, वो बहुत सरल होता है, इसमें किसी प्रकार का प्रोपेलर, फैंस वगैरह, मूविंग पार्ट वगैरह नहीं होते हैं। केवल एक थ्योरी है, एक कंसेप्ट है, उसके आधार पर ये काम करते हैं। अब उसको भी आप डिटेल से देखें कि इसमें होता क्या है वास्तव में। तो इस इंजन का एक बड़ा सा डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ एक तो ये वाला जो सेक्शन है, ये एक सर्कल है, और ये विशेष प्रकार के मिश्र धातुओं से बना हुआ है, और इसके बाहर जो है एक और सर्कल है जो विशेष प्रकार के मिश्र धातुओं से बना है। इन दोनों के बीच में ये जो गैप है, यहाँ पर सारी कहानी है। यहाँ पर जो है ये ही इसका कंबस्टन चैम्बर है, यही इसका कंबस्टन चैम्बर है, यानी यहाँ पर ईंधन का क्या होगा, दहन किया जाएगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहली बात कि एन्युलर चैम्बर होता है, एन्युलर इस तरीके से। आरडी में पारंपरिक इंजनों की तरह कोई पंखे या टरबाइन ब्लेड नहीं होते, इसके बजाय इसमें 2 खोखले सिलेंडर से बना एक वलयाकार चैनल और रिंग के आकार का दहन कक्ष होता है, एक रिंग टाइप होता है। अब इसी में क्या होता है, ये पिस्टन टाइप सी जो चीजें आपको दिख रही हैं, इनमें से क्या किया जाता है, फ्यूल और ऑक्सीडाइजर, यानी फ्यूल और ऑक्सीडाइजर इसको भेजा जाता है। फ्यूल यानी वो ईंधन, और ऑक्सीडाइजर यानी वो पदार्थ जो इसको जलाएगा। तो ये दोनों जो है इसमें तीव्र गति से फेंके जाते हैं, इसमें भेजे जाते हैं। जैसे ही फ्यूल और ऑक्सीडाइजर जो है एक बार जब यहाँ पर पहुंचते हैं, तो यहाँ पर शुरुआती तौर पर एक इग्नाइटर जो है इनको जलाता है तो इसमें विस्फोट होता है। इस विस्फोट से, ये विस्फोट इतना खतरनाक होता है कि इसमें सुपरसोनिक शॉक वेव उत्पन्न होती है। अब ये जो सुपरसोनिक शॉक वेव उत्पन्न हुई है, ये लगातार ऐसे घूमती है, ये लगातार घूम रही है। अब होगा क्या कि जो ये सुपरसोनिक शॉकवेव जब घूम रही है, तो आप अब इसको निशाना बना के यहां से फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को वापस से इसमें फेंकते हैं। वापस से फेंकते हैं तो फिर से ये जलने लगता है, फिर विस्फोट होता है, यानी फिर इसमें एनर्जी जनरेट होती है। इस तरीके से लगातार जो है सुपरसोनिक स्पीड से घूमेगा, यहाँ पर फ्यूल ऑक्सीडाइजर जाएगा, और फिर जो गैसेज बन रही हैं वो बहुत हाई स्पीड, हाई प्रेशर के साथ में यहां से बाहर निकलेंगी, और फिर न्यूटन की गति के अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा, थ्रस्ट मिलेगा। तो ये इसका एक पूरा प्रिंसिपल होता है, जो परंपरागत इंजनों की तुलना में अगर ईंधन की बात करें, फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें, तो इसकी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा थ्रस्ट मिलता है, और इसका कारण इसका ये प्रिंसिपल है। अब सबसे बड़ी समस्या अभी तक क्या आ रही थी कि ये जो मटेरियल्स हैं, ये मटेरियल ये किससे बनाए जाए, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा जनरेट होगा, इस टेम्परेचर को सहन करने वाले ये मिश्र धातु कैसे बनाया जाए। तो ये भारत ने इसमें सफलता हासिल कर ली है। दूसरा, इसका पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है कि ये जो सॉफ्टवेयर यहां से निकलती हैं, एग्जैक्टली मैचिंग होनी चाहिए फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को फेंकने की। तो ये जब तक आप प्रॉपर टाइम पर फेंकते रहोगे, लगातार दहन होता रहेगा, लगातार यहाँ पर थ्रस्ट मिलता रहेगा।
ये इंजन आकार में बहुत छोटे हैं, जो आपके गैस टरबाइन इंजन होते हैं उनकी तुलना में बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। तो निरंतर विस्फोट की जो मैं बात कर रहा हूं वो कैसे होगा, ये पूरा प्रोसेस जो है इसी तरीके से, यानी पहले आप डिजाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे, दहन कक्ष बनाएंगे, फिर इसमें आप क्या करते हैं, जो वेव जो हैं उनको जनरेट करते हैं और एग्जैक्टली टाइमिंग को मैचिंग करते हैं। टाइमिंग यहाँ पर बहुत जरूरी है। और फिर जो आउटपुट मिलता है उस आउटपुट से आपको थ्रस्ट मिलता है। चलिए, अब देखो यहाँ एक और चीज कि इसकी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर एक है पीजीसी, प्रेशर गेन कंबस्टन, यानी पारंपरिक इंजनों में दहन के दौरान दबाव कम होता है, लेकिन आरडी में शॉकवेव घूम रही है, इसके कारण यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है और इससे इंजन जो है वो कम ईंधन में बहुत ज्यादा थ्रस्ट प्राप्त करता है। फिर इसका थर्मोडायनेमिक साइकिल अगर आप देखेंगे तो जो सामान्यतः जो इंजन होते हैं परंपरागत इंजन, वो एक साइकिल को फॉलो करते हैं जिसे कहते हैं ब्रेटन साइकिल, लेकिन यहाँ पर जो है हम्फ्री साइकिल के अकॉर्डिंग प्रोसेस चलता है और इसमें थ्रस्ट जो है कम से कम या फिर मैं एनर्जी एफिशिएंसी की बात करूं तो ये 25% के आसपास एनर्जी एफिशिएंट होता है। यहाँ जो वेव्स होती हैं वो सुपरसोनिक स्पीड से, ध्वनि की गति से 5 गुना, 5 मैक, 7 मैक, यानी ध्वनि से 5 गुना तेज, 7 गुना तेज, इस तरीके से यहाँ पर ये जो वेव्स होती हैं वो सुपरसोनिक स्पीड से चलती हैं। या फिर हाइपरसोनिक स्पीड, यानी 5 मैक से ज्यादा हो जाएंगी तो हाइपरसोनिक स्पीड से आगे बढ़ती हैं। यहाँ मैकेनिकल जो अगर इसकी जो स्ट्रक्चर है तो यहाँ पर कोई मूविंग पार्ट नहीं है, तो इसकी जो मैकेनिकल सिंपलिसिटी है वो भी अपने आप में खास है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन होता है, आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए इस इंजन को कहीं भी फिट कर सकते हैं। आकार छोटा है लेकिन थ्रस्ट आपको क्या कर रहा है, ज्यादा दे रहा है और फ्यूल एफिशिएंट है। तो किसी इंजन से और हमारी अपेक्षाएं होती क्या हैं, यही अपेक्षाएं हैं कि भाई वो ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट हो, कम से कम फ्यूल में ज्यादा से ज्यादा थ्रस्ट दे और उसका स्ट्रक्चर इतना कॉम्पैक्ट हो कि उसको कहीं भी फिट किया जा सके। तो आकार में छोटा और हल्का होने के कारण आप इसे किसी भी लड़ाकू विमान में, रॉकेट में या फिर किसी भी वेपन सिस्टम में आसानी से इसको असेंबल कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये लंबी दूरी और अधिक गति देने में सक्षम है। क्यों है? क्योंकि इसमें लगातार कंबस्टन होता है, वो भी सुपरसोनिक स्पीड से। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, रेगुलर अगर कोई हाई स्पीड से किसी वेपन को बनाना है, जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं, या फिर लड़ाकू विमान की रेंज बढ़ानी है या रॉकेट की रेंज बढ़ानी है, तो वहां पर इसका उपयोग किया जा सकता है। और इसमें मूविंग पार्ट नहीं है, जैसे कि टरबाइन का पंखा वगैरह, प्रोपेलर वगैरह, ये नहीं होते इसमें, इसलिए इसकी कॉस्ट भी काफी कम होती है, यानी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो इसलिए ये इंजन जो है बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है। अब देखिए, हमारे यहाँ पर जब हमने इसका परीक्षण कर लिया है, यानी हमने इसका एक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन कर लिया है, तकनीकी प्रदर्शन कर दिया है, दुनिया को बता दिया है कि हमने भाई ये बना लिया है और हम पहला परीक्षण इसका कर रहे हैं, तकनीकी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए जब ये कॉमर्शियल वे में या फिर फुल स्केल ऑपरेशनल वे में जब आएगा तो भारत को इससे क्या फायदे होंगे, इसको समझिए। सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारत अपने जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना रहा है, जैसे कि अपना चल रहा है एक प्रोजेक्ट विष्णु, और उसमें हम ऐसी मिसाइलें बना रहे हैं जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो, 5 मैक से ज्यादा हो। और स्पीड ज्यादा बनाने का कारण, स्पीड ज्यादा रखने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है कि दुश्मन का कोई भी डिफेंस सिस्टम हमारी मिसाइलों को पकड़ नहीं पाए। तो जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होंगी उनमें 5 मैक, 6 मैक, 7 मैक की स्पीड अगर आपको देनी है तो वहां पर ये आरडी इंजन जो हैं उसके लिए बेस्ट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आकार छोटा होने के कारण किसी भी मिसाइल में ये आसानी से असेंबल हो जाएगा और फिर थ्रस्ट भी ज्यादा प्रदान करेगा। फिर इसमें देखिए एडवांस एयर डिफेंस और इंटरसेप्टर मिसाइलें, कि जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं जैसे कि पैट्रियट है, S-400 है, हाइपरसोनिक मिसाइलों को हवा में नष्ट करने के लिए जो इंटरसेप्टर मिसाइलें बनाई जाती हैं उनमें रैपिड एक्सीलरेशन की आवश्यकता होती है। तो वहां पर आरडी इंजन जो है बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो भारत भी अपना जो मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है उसमें जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स बन रही हैं उनको हाई स्पीड से अगर हमें ऑपरेट करना है तो ये इंजन उसमें बहुत फायदा देगा। नौसेना के लिए जो छोटे लेकिन घातक जो हथियार हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट 17 जो फ्रिगेट्स बना रहे हैं हम, उस पर जो हम वेपन सिस्टम लगा रहे हैं उनमें ये इंजन बहुत ज्यादा सहायक हो सकता है। जैसे कि परमाणु पनडुब्बियों का जो वीएलएस होता है, वर्टिकल लॉन्च सिस्टम होता है, उसकी अधिक संख्या रख सकते हैं हम। वर्टिकल लॉन्च सिस्टम क्या होते हैं? जिनमें मिसाइलें सेट की जाती हैं। अब ये किसी भी फ्रिगेट पर मान लीजिए जो इंजन होता है उसका आकार बड़ा है, आकार बड़ा है तो मिसाइल का आकार बड़ा हो जाता है,
तो उसमें वर्टिकल लॉन्च सिस्टम जो ट्यूब होते हैं उनमें कम मिसाइलें आप तैनात कर पाते हैं, किसी में 8 किसी में 16। लेकिन इंजन छोटा है तो मिसाइल का आकार छोटा होगा, तो वीएलएस जो है उसकी संख्या भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी आप छोटे फ्रिगेट पर ज्यादा मिसाइलें तैनात कर पाएंगे। फिर देखिए आपकी यूसीएवी, जो मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है जिनको हम ड्रोन कहते हैं, उन ड्रोन को हाई स्पीड से ज्यादा दूरी तक, हाई रेंज तक आपको ले जाना है, तो उसके लिए आरडी इंजन जो है बेस्ट ऑप्शन होता है। और बेस्ट ऑप्शन होता है क्योंकि ये इनको ज्यादा थ्रस्ट प्रदान करेगा और इनको स्पीड भी ज्यादा देगा। फिर आप स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आ जाइए। स्पेस टेक्नोलॉजी में कहां कहां इसका यूज हो सकता है, देखिए लॉन्च व्हीकल्स के अपर स्टेज, जैसे कि कोई भी रॉकेट होता है उसकी कई सारी स्टेज होती हैं, कई सारी स्टेज होती हैं। पहले जैसे जनरली सॉलिड बूस्टर होता है, दूसरे में लिक्विड फ्यूल वाले इंजन लगे रहते हैं, और यहाँ पर क्रायोजेनिक इंजन जो हमारे जीएसएलवी है उसकी हम बात करें, तो जो अपर स्टेज जो होती है आरडी, वहां पर उपयोग करने से इंजन का समग्र वजन कम हो जाएगा। रॉकेट प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण बात वेट है, वजन है। रॉकेट का वजन 1 किलोग्राम कम करोगे तो रॉकेट की कई, कह सकते हैं हजारों किलोमीटर दूर जाने की या ऊपर जाने की क्षमता बढ़ जाती है। एक मात्र 1 किलोग्राम वजन करने से हजारों किलोमीटर ऊंचाई पर जाने की जो क्षमता है रॉकेट की बढ़ जाती है। तो यहां आप जब इस इंजन का उपयोग करेंगे अपर स्टेज में, तो वहां इसकी कैपेसिटी रॉकेट की बढ़ जाती है। निजी अंतरिक्ष मिशन, जैसे कि भारत के कई सारे प्राइवेट स्टार्टअप्स हैं, जैसे कि स्काई रूट एरोस्पेस है, ये सब क्या कर रहे हैं, ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल बना रहे हैं, यानी रॉकेट बना रहे हैं, छोटे रॉकेट बना रहे हैं। उन छोटे रॉकेट्स में जो कि लो अर्थ ऑर्बिट के लिए हैं, वहां पर ये इंजन बहुत ज्यादा सहायक हो सकता है। फिर हम भारत जैसे कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल आरएलवी तकनीक बना रहे हैं, हमने एक पुष्पक विमान बनाया है। पुष्पक एक तरीके से जो आरएलवी है, जो आरएलवी का एक पार्ट है, तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उसमें देखिए कि जो वायुमंडल में वापसी और पावर लैंडिंग के लिए सटीक, हल्के और ईंधन कुशल इंजनों की आवश्यकता होती है, तो आरडी वहां पर एक बेहतर विकल्प होता है। फिर बात आ जाइए डीप स्पेस और इंटर प्लानेटरी मिशन, जैसे कि हमने चंद्रयान, मंगलयान, इस तरीके के मिशन भेजे हैं। तो वहां जब लंबी दूरी तक हमें किसी मिशन को भेजना है कम ईंधन में, तो उस समय भी ये आरडी जो टेक्नोलॉजी है, इस इंजन का उपयोग किया जा सकता है। कहने का मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिल सकता है जब ये तकनीक हमारे पास में ऑपरेशनल वे में होगी। अब देखो नजर डालिए आप कि इन इंजनों का निर्माण वैश्विक स्तर पर कहां कहां हो रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे भारत ने परीक्षण किया है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, नासा, नासा ने 2023 में इस इंजन का परीक्षण किया था। 251 सेकंड तक वो इंजन चला था, और जो अब तक का एक रिकॉर्ड था। इसके बाद जेई एरोस्पेस, लॉकहीड मार्टिन, ये भी वहीं यूएसए में ही चल रहा है। इसके बाद आप देखिए स्टेलर एल्पाइना, ये स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है, इसने भी इसमें क्या किया है, परीक्षण किया है। फिर जूनो प्रोपल्सन, अंतरिक्ष यान के थ्रस्टर्स के लिए आरडी विकसित करने के लिए इन्होंने भी काम किया है। और फिर आ जाइए स्पेस वर्कर्स, ये भी यूएसए से है। एस्ट्रोवॉल्टिक, ये भी यूएसए से है। एल3 हैरिस, ये भी यूएसए से है। और वीनस एरोस्पेस, ये भी यूएसए से है। मोस्टली आप देखेंगे जो परीक्षण इस पर चल रहे हैं वो कहां से हैं, यूएसए। यूएसए की एक तो जो खुद की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा भी कर रही है, इसके अलावा जितने भी ये स्टार्टअप्स हैं वो इस पर पैसा, फंडिंग लगा रहे हैं। और मोस्टली जो है इसके अभी तक परीक्षण हुए हैं, तकनीकी जो कह सकते हैं टेक्निक, जो टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं, कुछ का परीक्षण नासा के द्वारा ये किया गया है। उसके अलावा कॉमर्शियल वे में या ऑपरेशनल वे में अगर आप पूछें कि 1960 से, यानी लगभग 65 सालों में कोई देश इसको बना पाया है, ऑपरेशनल कर पाया है, तो इसका जवाब है नहीं। यानी किसी भी देश के पास में ये तकनीक अभी तक पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं हुई है। तो भारत ने इसमें कदम रखा है, तो भारत के लिए ये बहुत ज्यादा गर्व का विषय है, प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। ये था दोस्तों आज का हमारा तकनीकी विश्लेषण। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। फिर से आपसे मिलेंगे एक और बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।